उनके कई आदमी मेरे हाथों मारे जा चुके थे और अब तो शायद वो मुझे ज़िंदा नहीं देखना चाहेंगे। बेला भी मुझे उनके हवाले नहीं कर सकी थी। वो शायद यही समझे होंगे कि मैं बेला ही की मदद से भागने में कामयाब हुआ हूँ। इस तरह बेला भी उनके हिसाब में थी, उसकी ज़िंदगी भी को भी ख़तरा था। मैं अब तक कोई हिकमत अमली तय नहीं कर सका था, सिवाय इसके कि मैं अपना दिफा करूं और उनसे छिपता फिरूं। अगर मुझे इस सारे हंगामे का पस मंज़र मालूम हो जाता तो शायद मैं इन लोगों से निपटने के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली तैयार कर लेता। बेला मेरे साथ थी, लेकिन उनसे भी अब तक ज़बान नहीं खोली थी। कौन लोग हैं और मुझे कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा है, मैं ये सब सोच रहा था कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ और गाड़ी लहरा गई। मैंने जल्दी से ब्रेक पेडल दबा दिया। ड्राइविंग सीट का फ्रंट टायर ब्रस्ट हो गया था। मैं इसे इत्तेफाक समझा था, लेकिन बेला की चीख सुनकर मैं चौंक गया। वो इस तरफ, उसने चीखते हुए इशारा किया। मैंने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। सड़क से ज़रा हटकर झाड़ियों में दो आदमियों को भागते हुए सारी बात समझ में आ गई। टायर इत्तेफाकन ब्रस्ट नहीं हुआ था, इस पर फायर किया गया था और हैरत है मुझे गोली की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। और फिर इस लम्हा एक गूंजती हुई आवाज़ मेरी समात से टकराई। तुम लोग हमारी राइफलों की इज़्ज़त पर हो, हाथ उठाकर नीचे उतर आओ, वरना गाड़ी समेत तबाह कर दिए जाओगे। मैंने साइड में रखी हुई क्लाशनकोफ उठा ली और बेला की तरफ देखते हुए सरगोशी की, नीचे हो जाओ। और जैसे ही फायरिंग शुरू हो दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर जाना। अब मैं दूसरी तरफ घूमने लगा, झाड़ियों की तरफ रुख करके चीखा, हम नीचे उतर रहे हैं, हाथ खाली हैं, गोली मत चलाना। कोई गलत हरकत की तो ज़िंदा नहीं बच सकोगे। झाड़ियों की तरफ से वही आवाज़ सुनाई दी। मेरा मकसद पूरा हो गया था। मैंने झाड़ियों में दो एयोलों को देखा था और अब पता चल गया था कि वो सिर्फ दो ही थे और मुझे आवाज़ से कम एक की पोजीशन का अंदाज़ा हो गया था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और ज़मीन पर पैर रखने से पहले ही राइफल का ट्रिगर दबा दिया। इसके साथ ही मैंने सीट से कूदकर बाएं जानब छलांग लगा दी। झाड़ियों की तरफ से चीख किए खौफनाक आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। बहुत जल्द अंदाज़ा हो गया कि फायरिंग सिर्फ एक आदमी कर रहा था, जिसका मतलब था दूसरा मेरी गोली का निशाना बन गया है। मैं लैंड क्रूज़र की आड़ में हो गया। बेला सीट से उतरकर गाड़ी से टेक लगाए खड़ी थी। झाड़ियों की तरफ से फायरिंग हो रही थी। मैं इस तरफ गाड़ी की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो चुके थे और मुझे यकीन था कि इस तरफ से गाड़ी के दरवाजे भी छलनी हो चुके होंगे। मैंने जेब से रिवाल्वर निकाल कर बेला के हाथ में थमा दिया। वो मौका पाकर मेरी पुश्त में भी इस रिवाल्वर की गोली उतार सकती थी, लेकिन इससे सूरत हाल का अंदाज़ा हो चुका था और मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगी। इस तरफ से इक्का दुक्का फायर करती रहो, मैं इस तरफ से देखता हूँ। मैंने बेला को इशारा किया और गाड़ी की आड़ लेकर झाड़ियों की तरफ फायर करने लगा। ये मुकाबला ज़्यादा देर तक जारी नहीं रह सका। एक हयूले को झाड़ियों से निकलकर टीलों की तरफ भागते देखकर मैंने फायर खोल दिया। वो चीखता हुआ ढेर हो गया। मैंने भी उस तरफ दौड़ लगा दी। उसकी टांगों में गोलियां लगी थीं और वो अपने आप को घसीटता हुआ टीले की तरफ जा रहा था। मैं इसके सामने खड़ा हो गया। मने क्षमा कर दो महाराज। उस शख्स ने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मारे निके निके बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अगर तुमने मेरे होने वाले बच्चों को अनाथ और बीवी को विधवा कर देते तो क्या होता, मैंने उसे ठोकर मारते हुए कहा और फिर उससे मुख्तलिफ सवालात करता रहा। वो सिर्फ दो आदमी मोटरसाइकिल पर यहाँ आए थे। आगे भी कई मकामात पर नाकाबंदी की गई थी। मैंने राइफ़ल की नाल उसकी खोपड़ी से लगाकर ट्रिगर दबा दिया। मैं ऐसे किसी आदमी को ज़िंदा छोड़ने के हक़ में नहीं था जो मेरी ज़िंदगी का चिराग गुल करना चाहता हो। झाड़ियों में छिपी हुई मोटरसाइकिल स्टार्ट करने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं मोटरसाइकिल सड़क पर लाकर स्टार्ट करते हुए चीखा, बेला जल्दी से बैठ जाओ, हमें फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। बेला मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठी, लेकिन दूसरे ही लम्हा उतर कर लैंड क्रूज़र की तरफ दौड़ गई। चंद सेकंड बाद वापस आई तो उसने वो प्लास्टिक का थैला उठा रखा था जिसमें खाने पीने की चीज़ें थीं। वो सीट पर दोनों तरफ पैर रख कर बैठी थी। आगे झुककर उसने दोनों बाजू मेरे सीने से लपेट लिए थे। कोई और मौका होता तो इस खुशगवार सिचुएशन से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होता, लेकिन इस वक्त तो हम दोनों की जान पर बनी हुई थी।
उस शख्स ने बताया था कि आगे जगह जगह रोड ब्लॉक थे, ताकि अगर हम एक जगह से बच निकलें तो दूसरी जगह पर रोकने की कोशिश की जाए। मैंने मोटरसाइकिल की बत्ती नहीं जलाई थी, रफ्तार भी तेज़ नहीं थी। मेरी नज़रें सर्च लाइट की तरह दाएं बाएं घूम रही थी और फिर अचानक ही मैंने मोटरसाइकिल दाएं तरफ एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। पथरीला रास्ता गैर हमवार था और इसके दोनों तरफ टीले थे। तकरीबन 1 घंटे बाद हम टीलों से निकलकर एक पुख्ता सड़क पर पहुंच गए। आगे मैदानी इलाका था और सड़क के दोनों तरफ खेत थे, लेकिन दूर छोटी छोटी पहाड़ियों के तारीख हयूले भी दिखाई दे रहे थे। दाएं बाएं 1-2 छोटी बस्तियां भी दिखाई दी थी, लेकिन हम रुके बगैर इन बस्तियों से निकल गए। मुझे नहीं मालूम था कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये सड़क हमें कहाँ ले जाएगी। मैं तो इस इलाके से बहुत दूर निकल जाना चाहता था। मुझे यकीन था कि उन्होंने अपने 2 आदमियों के कत्ल का पता चल गया होगा और मौत के हरकारे हर तरफ से हमारा पीछा कर रहे होंगे। आगे फिर छोटी छोटी पहाड़ियाँ शुरू हो गई थीं। इन पहाड़ियों के दामन में एक छोटी सी बस्ती के करीब से गुजरकर सड़क का एक मोड़ घूमे ही थे कि मोटरसाइकिल की रफ्तार कम करनी पड़ी। आगे एक गाड़ी खड़ी थी जिसके हेडलैम्प्स रोशन थे। हम पूरी तरह रोशनी में नहा गए थे। इस गाड़ी के सामने रोशनी में 2-3 आदमी भी नज़र आ रहे थे। वो सब के सब धोती कुर्तों में थे और फिर मुझे इस रोशनी में एक साड़ी का आंचल भी लहराता हुआ नज़र आया। एक आदमी सड़क के वस्त में आकर हमें रुकने का इशारा कर रहा था। मुझे कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए करीब पहुंचकर मैंने मोटरसाइकिल रोक ली। वो एक छोटा पिकअप ट्रक था जिसमें कुछ औरतें और बच्चे भी भरे हुए थे। 2 आदमी हमारे करीब आ गए। उन्होंने बताया कि पिकअप की कमानी टूट गई है। वो लोग कोई 1 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। इस दौरान इस तरफ से कोई गाड़ी भी नहीं गुजरी जिससे कोई मदद ली जा सके। मैंने तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे टूटी हुई कमानी की मरम्मत की जा सके। एक कृपा तो कर सकते हो महाराज, वो शख्स बोला। यहाँ से 15 कोस आगे बेलापुर नाम का गाँव है, वहाँ हमीर सिंह की दुकान है। उसको बता दियो कि मानसंग का ट्रक यहाँ ख़राब हो गया है, वो अपना ट्रक लेकर आ जाए। हमीर सिंह की दुकान इस वक्त खुली होगी? मैंने पूछा। उसकी दुकान पूरी रात खुली रहती है, इस शख्स ने कहा। मैं तुम्हारी मिन्नत करूँ हूँ भाया, मेरा ये संदेशा हमीर सिंह को ज़रूर देना। तुम लोग इस वक्त आए कहाँ से हो और कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछा। बेलापुर से आगे जैन मंदिर की यात्रा को गए थे भाया, इस शख्स ने जवाब दिया। बेलापुर कैसी जगह है, वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं? मैंने एक और सवाल किया। ये लोग इत्तेफाक से मिल गए थे और मैं इनसे कुछ मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। कोई गड़बड़ तो नहीं है, पर वहाँ वो एक लम्हा को खामोश हुआ, फिर बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए बोला, सुना है नागराज के कुछ मनुष्य वहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ अपराधियों की तलाश है। एक मर्द और एक नारी है। वो कहते कहते रुक गया और एक बार फिर बारी बारी हम दोनों की तरफ देखने लगा। मैंने काराकोफ शर्ट के अंदर डाल रखी थी, अगर उसे राइफ़ल नज़र आ जाती तो शायद कुछ समझ जाता। ठीक है, मैं हमीर सिंह को तुम्हारा संदेशा पहुंचा दूंगा, मैंने कहा और मोटरसाइकिल को गियर में डालकर क्लच छोड़ दिया। बेलापुर तक जाना हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं था। बेला ने मेरे कान से मुंह लगाते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ। मैंने जवाब दिया, ये नागराज कौन है और हम किस तरफ जा रहे हैं? बेलापुर के नाम से मैं समझ गई हूँ कि हमारा रुख माउंट अबू की तरफ है। बेला ने जवाब दिया, माउंट अबू ही वो जगह है जहाँ तुम्हें ले जाया जाना था। और नागराज? वो एक लम्हा को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, नागराज ही इस ग्रोह का सरगना है। वो एक साधु के भेष में रहता है, लेकिन इंसान नहीं, दरिंदा है, राक्षस, शैतान। उसके हाथ बहुत लंबे हैं। वो बहुत बड़ा अपराधी है, मगर कोई आज तक उस पर हाथ नहीं डाल सका। पुलिस के बड़े बड़े अफसर उसके नाम से ही कांपते हैं, बड़े बड़े नेता उसके इशारों पर नाचते हैं। हम गलत रास्ते पर निकल आए हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन बेलापुर के नाम से मुझे ये रास्ता याद आ गया। इस गांव से 3-4 मील पहले बाएं तरफ पहाड़ियों में एक कच्चा रास्ता है, मैं तुम्हें बता दूंगी। मोटरसाइकिल उस तरफ मोड़ लेना। मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। बेला अब थोड़ा बहुत खुली थी, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ जानना चाहता था। और फिर दफातन बेला की चीखती हुई आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। हमारे पीछे कोई गाड़ी आ रही है, बहुत तेज़ी से। मैंने हैंडल पर लगे हुए आईने का ज़ाविया दुरुस्त करके देखा। अगब में बहुत दूर रोशनी चमकती हुई नज़र आ रही थी।
मेरा ख्याल है ये नागराज के आदमी हैं जो कस्बे से हमारे पीछे आ रहे होंगे। इन यात्रियों ने उन्हें बता दिया होगा कि हम मोटरसाइकिल पर इस तरफ जा रहे हैं। मोटरसाइकिल इन पहाड़ियों में किसी भी कच्चे रास्ते पर उतार लो, बेला ने चीख कर कहा। वो गाड़ी बहुत तेज़ी से करीब आ रही थी। मैंने मोटरसाइकिल अचानक ही दाएं तरफ एक तंग से रास्ते पर मोड़ दी। चट्टानों के दरमियान बल खाता हुआ पथरीला रास्ता अंदर तक चला गया था और आखिर ये रास्ता एक चट्टान पर ख़त्म हो गया। आगे अमूदी ढलान थी। मैंने मोटरसाइकिल रोक ली। इस वक्त ब्रेकों की तेज़ चरचराहट के साथ सड़क पर गाड़ी के रुकने की आवाज़ भी सुनाई दी थी। नीचे उतरो, जल्दी करो, मैंने बेला से कहा। बेला उतर गई। मैं मोटरसाइकिल को ढलान पर ज़रा आगे ले गया और फिर उसे हल्का सा धक्का देकर छोड़ दिया। मोटरसाइकिल ढलान पर बड़ी तेज़ी से कुछ दूर तक सीधी चलती रही और फिर उलट कर लुढ़कने लगी। उसका हेडलैम्प अब भी रोशन था। मैंने शर्ट के नीचे से काराकोफ निकाल ली और बेला का हाथ पकड़कर एक चट्टान पर चढ़ने लगा। बेला के हाथ में थैला था और दूसरे हाथ में उसने रिवॉल्वर पकड़ लिया था। इन चट्टानों पर हमारा रुख की इस तरफ था जिस रास्ते से मोटरसाइकिल पर चट्टानों में दाखिल हुए थे। इस तरफ से ज़ोर ज़ोर से बोलने और दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम सड़क के किनारे वाली चट्टान पर पहुंच गए। मैं एक पत्थर की आड़ से बड़ी एहतियात से सड़क की तरफ देखने लगा। वो एक जीप थी जिसके हेडलैम्प रोशन थे, लेकिन जीप में या तो उसके आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर जीप की तरफ उछाल दिया। कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं हुआ। मैंने बेला को इशारा किया और चट्टान की तरफ छलांग लगा दी। बुलंदी 8-10 फीट से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बेला नीचे गिरते ही खर्रा उठी। उसकी टांग में पहले ही तकलीफ़ थी। मैं उसका हाथ पकड़कर जीप की तरफ दौड़ने लगा। बेला बुरी तरह लंगड़ा रही थी। उनकी तादाद 2 या 3 तो ज़रूर होगी और मेरे ख्याल में वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ थे जो जीप छोड़कर सब के सब हमारे पीछे पहाड़ियों की तरफ भाग रहे होंगे। मैंने बेला को पैसेंजर सीट पर बैठने में मदद दी और फिर ऊपर से घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट करके मैंने शरारतन एक मरतबा हॉर्न बजाया और फिर जीप को एक ज़ोरदार झटके से आगे बढ़ा दिया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। हॉर्न की आवाज़ सुनकर वो लोग तब तो गए होंगे। तुम वाकई ज़हीन आदमी हो, बेला ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं तो समझी थी इन चट्टानों में फंस कर मारे जाएंगे, मगर तुम्हारी जहानत ने काम कर दिखाया। अगर बेवकूफ़ होता तो बहुत पहले मारा जा चुका होता, मैंने जवाब दिया। अब रास्ते का ख्याल रखना, अगर गलती से बेलापुर पहुंच गए तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। वैसे इस वक्त मुझे बड़े ज़ोर की भूख लगने लगी है। अपनी ज़ंबील से कोई चीज़ निकाल कर मुझे दो खाने के लिए। मैंने थैला खोल लिया। बेला ने थैला खोल लिया। थैले में कुछ और चीज़ें भी थीं, लेकिन मुझे बेसन वाली रोटी पसंद आई थी। इस वक्त भी बेला ने मुझे वो रोटी दी थी जिसे मैं मज़े ले लेकर खाने लगा। बेला भी वही रोटी खा रही थी। ये भी बग़ैर छत की खुली जीप थी। तेज़ हवा सामने से टकरा रही थी। बेला ने रफ्तार कम करने को कहा। वो तजस्सुस निगाहों से दाएं बाएं देखने लगी। तकरीबन 1 मील का फासला इस तरह तय हो गया और फिर उसने बाएं तरफ चट्टानों में एक तंग से रास्ते की तरफ इशारा किया। इस तरफ मोड़ लो, उसने कहा। वो रास्ता ज़्यादा कुशादा नहीं था, लेकिन मुझे जीप इस तरफ मोड़ने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। आगे नशेब की तरफ वो रास्ता बतदरीज कुशादा होता चला गया। हम तकरीबन 2 घंटों तक पहाड़ियों में बतदरीज नशेब की तरफ जाते हुए इस आड़े तिरछे रास्ते पर चलते रहे। यहाँ पहाड़ियों में घास और सरसब्ज़ झाड़ियाँ थी और दरख्त भी बकसरत नज़र आ रहे थे। निस्फ घंटा मज़ीद सफ़र करने के बाद हम एक झील के किनारे पर पहुँच गए। करीब ही 2-3 छोटी इमारतें भी नज़र आ रही थीं और इनसे कुछ दूर कदरे बुलंदी पर एक मंदिर का हयूला भी दिखाई दे रहा था। मैंने जीप काटेज नुमा एक इमारत की पिछली तरफ ले जाकर रोक दी और हम दोनों नीचे उतर आए। मगरब की तरफ से रात के आखिरी पैर के चांद का मुरझाया हुआ सा चेहरा दिखाई दे रहा था। झील के पुरसकून पानी में चांद का अक्स भी हल्कोरे लेता हुआ दिखाई दे रहा था। सबसे और झील की वजह से मौसम में कदरे खुनकी आ गई थी। हम झील से उतरकर काटेज के बरामदे में बैठ गए। रात की तारीकी में अंदर जाना मुनासिब नहीं था। ये अंदाज़ा तो मैं पहले ही लगा चुका था कि मंदिर और ये इमारतें वीरान पड़ी हैं, इसलिए किसी की मुदाखलत का अंदेशा भी नहीं। ये कौन सी जगह है? मैंने बेला से पूछा। भोलेनाथ की झील है, बेला ने जवाब दिया। बाहर के लोगों में आम तासर ये है राजस्थान रेगिस्तान और बंजर पहाड़ियों पर मुश्तमिल वीरान इलाका है, लेकिन ये बड़ी हसीन जगह है। कहीं पहाड़ियों में जगह जगह ऐसी झीलें मिलेंगी
जितनी खूबसूरत और तारीखी इमारतें राजस्थान में हैं, इतनी हिंदुस्तान के किसी और खित्ते में नहीं हैं। सबसे ज़्यादा किले भी राजस्थान ही में हैं, जो आज भी इस खित्ते के माजी की अज़मत की याद दिलाते हैं। हिंदुस्तान के खित्ते राजपूताना ने हिंदुस्तान की सियासत में हमेशा अहम रोल अदा किया है।